जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जो चर्चा करेंगे वो हमारी चर्चा होगी पृथ्वीराज रासो के विषय में, बिल्कुल अंतिम बिंदुओं पर। क्योंकि पिछली दो क्लासेस में हम पृथ्वीराज रासो के विषय में चर्चा कर चुके हैं। पिछली क्लासेस में हमने बात करी पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, उसके राइटर चंद्रवर्ती जी, उनके विषय में। पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया, उसमें कितने समय हैं। पृथ्वीराज रासो के विषय में किसने उसे विशाल काव्य कहा, किसने महाभारत कहा, और उसके समयों के विषय में जितनी जानकारी एग्जाम की दृष्टि से आवश्यक थी, हम वह लगभग पढ़ चुके हैं। तो इस रासो परंपरा में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पृथ्वीराज रासो की कभी कभी एग्जामिनर पंक्तियां पूछ लेता है। अक्सर पंक्तियां पूछी जाती हैं, लेकिन आदिकाल में जहां तक संभावना बनती है गोरखनाथ की, तो वो हम नाथ साहित्य में जब हमने गोरखनाथ जी को पढ़ा था, नाथ परंपरा को पढ़ा था, उस समय पर कर लिया था। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो पृथ्वीराज रासो की कुछ महत्वपूर्ण दो चार पंक्तियां। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो के विषय में आलोचकों के मत। हालांकि हम महत्वपूर्ण मत शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को हम पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियां। और ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो के से भी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को पूछा जाता है। तो चलिए पहली पंक्ति नोट कर लेते हैं। पहली पंक्ति है, पुस्तक जल्लड़ हस्त दे। और ये मैंने आपको बताया था कि जब पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी से युद्ध होने जा रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान के साथ में चंद्रवर्ती जी भी युद्ध करने गए, और तब तक उन्होंने उसके पृथ्वीराज रासो के 68 ग्रंथों को, 68 समय ग्रंथ नहीं, सॉरी, 68 समय को लिख चुके थे वो। और बाकी के 61 समय को लिख चुके थे। और जो 8 सर्ग रह गए थे, क्योंकि पूरे पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं, तो जो 8 सर्ग रह गए थे उनको उनके पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया। और वहीं पर जब वो युद्ध के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पुस्तक जल्लड़ हस्त दे, चल गज्जन नृप कार्य। तो लिख लेते हैं उसी पंक्ति को। पुस्तक जल्लड़, पुस्तक जल्लड़ हत दे, चल गज्जन नृप कार्य। चल गज्जन नृप काज। यानी पुस्तक किसको दे दी? पुस्तक जल्लड़ के हाथ में दे दी, और कहाँ चले गए? नृपकार, राजा के, यानी राजकाज के लिए, राज युद्ध के लिए वो चल दिए। दूसरी महत्वपूर्ण पंक्ति लिख लेते हैं। मनहु कला ससेभान कला। मनहु कला ससेभान, ससेभान कला 1600 बन्य, 1600 बन्य, बाल बैस हालांकि एक ही पंक्ति आती है, लेकिन दोनों लिखे लेते हैं। बाल बैस, बाल बैस ससे ता समीप, बाल बैस ससे ता समीप, अमृत, अमृत रस पन्य।
अमृत रस पिन्य। मनोकला ससिभान कला 1600 बन्य और बाल बैस ससता समीप अमृत रस पन्य। एक और महत्वपूर्ण पंक्ति लिखे लेते हैं। राजनीति पाइये, राजनीति पाइये अर्थ घटे बड़े। अर्थ घटते, अर्थ घटते बड़े अनुमानीय। राजनीति पाइये ज्ञान पाइये, ज्ञान पाइये सुजाने, सुजानिए, सुजानिए। उकत जुगत पाइये, उकत जुगत पाइये अर्थ घटे बड़े। अनुमानीय। राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सो जानिए, उकत जुगत पाइये अर्थ घटे बड़े अनुमानीय। एक महत्वपूर्ण पंक्ति और लिख लेते हैं। उक्त धर्म, उक्त धर्म विशालस्य, उक्त धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम, राजनीति नवरसम खट भाषा, खट भाषा पुराणम च कुरानम कथीय। मया। और अंतिम महत्वपूर्ण पंक्ति लिख लीजिएगा। वज्य घोर, वज्य घोर निशान रान चौहान चहो दिस। 5 महत्वपूर्ण पंक्तियां जो कि एग्जाम में आने की संभावना रहती है। सबसे पहले पुस्तक जल्लड़ हस्त दे हत दे
चल गजन रपकार। मनहो, दूसरी पंक्ति है, मनहो कला ससिभान कला 1600 बन्य और बाल बैस ससिता समीप अमृत रस पिन्य। और अगली पंक्ति है, राजनीति पाइये ज्ञान पाइये सो जानिए उकत जुगत पाइये अर्थ गट बड़े अनुमान उन मान्य। और अगली पंक्ति है, उक्त धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट्ट भाषा पुराणम च कुरानम कथिम मया। और अंतिम पंक्ति है, बज्यन घोर निशान रान चौहान चहु बिस। तो पृथ्वी रासो की महत्वपूर्ण पंक्तियां जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको नोट करा दी हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पृथ्वीराज जो रासो है, पृथ्वीराज रासो के विषय में महत्वपूर्ण आलोचकों के मत। आचार्य शुक्ल जी ने इसको जाली ग्रंथ कहा था और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि सुख सुखी संवाद वाले जो जो पार्ट है, जो भाग है, वो तो प्रामाणिक है, लेकिन जिनमें सुख सुखी संवाद नहीं है वो अप्रामाणिक है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उस ग्रंथ को अर्ध प्रामाणिक और शुक्ल जी ने पूरे ग्रंथ को तो जाली ही कह दिया था, अप्रामाणिक माना ही था। अगली बात करते हैं मिश्र बंधुओं की। मिश्र बंधुओं ने कहा, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवर्धन को ही हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवर्धई को ही कहा जा सकता है। को ही कहा जा सकता है। और चंद्रवर्धई के विषय में ये कथन किसका है? तो चंद्रवर्धई जी के विषय में ये कथन है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधु। एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट लिखे लेते हैं। पृथ्वीराज राउस हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा। पृथ्वीराज राउस हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। और ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि पृथ्वीराज राउस जो है वो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हालांकि इनका ये स्टेटमेंट और भी है, आगे भी है, मैं आपको पढ़ के सुनाई देती हूँ। आगे कहा है कि हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों स्तर पर निखर कर आया है। यह एक
राजनीतिक, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में राजनीति का, राजनीति का, राजनीति की महाकाव्यात्मक, महाकाव्यात्मक त्रासदी है। त्रासदी है। और ये स्टेटमेंट है जो कि आजकल एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह। और ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने कहा है? तो पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। जबकि महाकाव्य परंपरा की सबसे बड़ी प्रस्तावना, उपयुक्त पहली प्रस्तावना किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा। और हिंदी की वास्तविक प्रथम महाकवि किसने माना? तो या वो ऐसे पूछ ले कि चंद्रवर्ती को वास्तविक महाकवि किसने माना? भाई महाकवि तो सबसे पहले किसने मान लिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। लेकिन अगर एग्जामिनर कह दे, वो आपसे पूछ ले कि वास्तविक महाकवि किसने माना, तो वास्तविक महाकवि माना मिश्र बंधुओं ने। यहां तक, यानी इसके बाद एग्जाम की दृष्टि से जितना उपयुक्त कंटेंट हो सकता है, जैसे पृथ्वीराज रासो के, ये तो खैर हर वनडे टेस्ट की बात है कि कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, प्रथम महाकवि कौन है। इसके अलावा भी जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, यानी अप्रामाणिक मानने के पक्ष में जो तर्क थे, प्रामाणिक मानने के पक्ष में जो तर्क थे, इसके अलावा महत्वपूर्ण पंक्तियां, और अब ये रहे आलोचकों के स्टेटमेंट। तो यानी कि पृथ्वीराज रासो पर चर्चा हम यहीं रोकते हैं और आज हम चर्चा शुरू करते हैं एक और ग्रंथ की, हम्बीर रासो। हालांकि हम रासो परंपरा में महत्वपूर्ण ग्रंथों पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं पिछले 5 क्लासेस में, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, खुमार रासो और हमारा ये पृथ्वीराज रासो। तो अगले रासो परंपरा में अगला ग्रंथ लिखिए हम्बीर रासो। और इसकी चर्चा जब अपभ्रंश साहित्य पढ़ा था उस समय भी की थी कि जो हम्बीर रासो है, प्राकृत पेंगलम नाम का एक ग्रंथ था जिसका संकलन किया गया था लक्ष्मी धर के द्वारा। तो उस संकलित ग्रंथ में कुछ ऐसी पंक्तियां मिली, कुछ ऐसे 8 छंद मिले जिनके आधार पर शुक्ल जी ने एक नए ग्रंथ की कल्पना की। हालांकि प्रमाणिक है या नहीं, इस पर तो बड़ा सवाल है। वैसे तो प्रमाणिक नहीं है क्योंकि अभी तक उपलब्ध ही नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर पूछ ले तो हम कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। तो अगला ग्रंथ के रूप में लिख लीजिएगा हम्बीर रासो। हम्बीर रासो। और इसके रचनाकार माने हैं सारंगधर। रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं सारंगधर। प्राकृत पेंगलम में ऐसे लिख लीजिए, प्राकृत पेंगलम के कुछ छंदों के आधार पर, कुछ छंदों के आधार पर शुक्ल जी ने, शुक्ल जी ने इस ग्रंथ के, शुक्ल जी ने इस ग्रंथ की कल्पना की है, कल्पना की है। ये अभी तक उपलब्ध ग्रंथ नहीं है, सिर्फ कल्पना मात्र है। और ये कल्पना किसकी है? ये कल्पना है शुक्ल जी की।
इस ग्रंथ में, इसी में अगला पॉइंट लिख लेते हैं, चलिए। इस ग्रंथ में हम्बीर और अलाउद्दीन के युद्धों का, अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन व हम्बीर की प्रशंसा चित्रित है, प्रशंसा उल्लिखित है, ऐसे लिख लीजिए, उल्लिखित है। हालांकि जीता कौन था उस युद्ध में? जीता अलाउद्दीन था। यही नोट कोष्टक में नोट कर लेते हैं। यद्यपि युद्ध में विजयी अलाउद्दीन हुआ, लेकिन फिर भी प्रशंसा किसकी की गई है? प्रशंसा इसमें हम्बीर की गई है। यद्यपि युद्ध में विजयी अलाउद्दीन हुआ। रचनाकार है, उसको जो पसंद होगा वो उसी की प्रशंसा करेगा। तो युद्ध में भले ही अलाउद्दीन जीता, लेकिन प्रशंसा किसकी की गई है? प्रशंसा इसमें हम्बीर की गई है। और ये इसके कुछ 8 छंद लगभग मिले थे प्राकृत पैगलम रचना में, जिन छंदों को आधार मानकर शुक्ल जी ने ये कहा था कि ये जो रचना है वो एक स्वतंत्र रचना है। और इनका जो रचनाकार था वो सारंगधर को बताया था। राहुल सांकृत्यायन जी उन्हीं छंदों के रचनाकार कवि जज्जल को मानते हैं। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो हम्बीर शब्द है, ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि विशेषण शब्द है। विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाला, एक खास जाति विशेष के लोगों की विशेषता बताने वाला शब्द है हम्बीर शब्द। तो चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पॉइंट्स वैसे मैं नोट करा चुकी हूँ, फिर भी मैं यहाँ दोबारा नोट कर देती हूँ। जिन पद्यों के आधार पर, जिन पद्यों के जिन पद्यों को आधार बनाकर शुक्ल जी ने एक स्वतंत्र ग्रंथ की कल्पना की है। एक स्वतंत्र ग्रंथ की कल्पना की उन पद्यों को राहुल सांकृत्यायन ने सारंगधर की बजाय सारंगधर का नहीं बल्कि कवि जज्जल का माना है। कवि जज्जल का माना है। और ये कवि जज्जल कौन है? तो जो प्राकृत पैगलम रचना है उसमें कवि जज्जल, बब्बल और बब्बर, सारंगधर, इनके पद्यों का संकलन है प्राकृत पैगलम। तो उन्हीं में से जो 8 छंद थे, उन 8 छंदों के आधार पर शुक्ल जी ने एक नए
ग्रंथ की कल्पना कर ली, एक नए ग्रंथ का अस्तित्व मान लिया और उस ग्रंथ का नाम उन्होंने दिया हम्बीर रासो। लेकिन जिन पद्यों के उन्होंने आधार माना उन्हीं पद्यों को राहुल सांकृत्याल जी ने क्या कहा कि ये वही सारंगधर की नहीं, ये तो जज्जल कवि की पंक्तियां हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हम्बीर शब्द अमीर का विकृत रूप माना है। हम्बीर शब्द अमीर का विकृत माना है। और अमीर क्या है? तो अमीर एक विशेषण है। उन्होंने कहा कि ये विकृत शब्द है, यानी कि हम्बीर जो शब्द है वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बल्कि कौन है? ये विशेषण शब्द है। ये एक विशेष प्रकार की, नहीं, अमीर शब्द से विकृत होकर के बना है। और ये रचना अनुपलब्ध तो है ही है, इसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या ऐसे लिख लीजिए शुक्ल जी ने, शुक्ल जी ने इसे अर्थात हम्बीर रासो को, इसे अपभ्रंश शुक्ल जी ने इससे कर लीजिए, इस ग्रंथ से शुक्ल जी ने इससे अपभ्रंश रचनाओं का अंत माना है। यानी कि अगर इसी बात को मैं और शब्दों में कहूं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश साहित्य की अंतिम रचना है, वो कौन है? वो है हम्बीर रासो। इन्होंने ये कहा कि बस यही एक रचना थी जो अंतिम उसकी थी, किसकी? अपभ्रंश साहित्य की। इसके अलावा इसके बाद में कोई भी ऐसी रचना अपभ्रंश साहित्य में नहीं लिखी। और अगर इसकी भाषा की बात की जाए कि इसकी भाषा कैसी है, तो इसकी भाषा राजस्थानी है। अपभ्रंश का प्रभाव है। अपभ्रंश प्रभावित। और ये अनुपलब्ध रचना है, इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है। चलिए मैं फिर भी इसको नोट कर देती हूँ। रचना अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध, यानी कि अभी तक ये रचना मिली ही नहीं है, बस इसकी कल्पना की गई थी शुक्ल जी के अनुसार। और ये कहा गया था कि नहीं भाई, एक हम्बीर रासो नाम का भी ग्रंथ है। चलिए अगली एक और रचना लिखे लेते हैं। एक दो लाइनें लिखनी है विजयपाल रासो के बारे में। रासो परंपरा का महत्वपूर्ण ग्रंथ तो पृथ्वीराज रासो ही था। तो अगला ग्रंथ लिख लीजिए, विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। और अगर बात की जाए इसके रचनाकार की, तो इसके रचनाकार हैं नलह सिंह भाट। नलह सिंह भाट। और अगर इसकी रचना काल की मैं बात कर लूं, रचना काल, इसका रचना काल है 16वीं शताब्दी। और अगर इस रचना के विषय में कथानक की अगर बात की जाए, इसके बारे में क्या है, तो लिख लेते हैं,
कुल छंद हैं, बहुत छोटी सी रचना है, 42 छंद हैं। और इसकी जो भाषा है वो अपभ्रंश है। भाषा कैसी है? भाषा अपभ्रंश है। कुल छंद कितने हैं? तो कुल छंद 42 हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कथानक की, कि इसमें आखिर किसकी कथा है। तो नाम से ही पता चल रहा है किसकी कथा होगी, राजा विजयपाल की। राजा विजयपाल तथा पंग देश के राजा के के मध्य युद्ध का वर्णन। युद्ध का वर्णन। और युद्ध में विजयी कौन है? युद्ध में विजय विजयपाल रासू की हुई। विजयपाल की, यानी युद्ध में विजयी कौन हुआ? तो युद्ध में विजयी हुआ विजयपाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे इसे अर्थात विजयपाल रासो को, इसे रासो परंपरा में, रासो परंपरा में स्थान नहीं दिया। इसे कहाँ स्थान नहीं दिया? रासो परंपरा में। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ये रासो ग्रंथ है ही नहीं। अगर इसके काव्य रूप की बात कर लूं कि काव्य रूप क्या है, तो इसका काव्य रूप है वीर गीत। ये वीर गीत परंपरा का गीत है। रासो परंपरा का एक और ग्रंथ लिखे लेते हैं, रणमल छंद। रणमल छंद। और अगर बात की जाए इसके रचनाकार की, कि रणमल छंद के रचनाकार कौन है, तो रणमल छंद के रचनाकार हैं श्रीधर। और इस ग्रंथ का रचना काल है चौदहवीं शताब्दी। और अगर बात करें इसके काव्य रूप की, काव्य रूप, तो इसका काव्य रूप भी वीर गीत है। क्या है? वीर गीत। और अगर बात करें इसका कथानक क्या है, यानी किसका वर्णन है, तो इसमें ईडर के ईडर के राठौर राजा, राठौर राजा रणमल की
ईडर के राठौर राजा रणमल की पाटन के सूबेदार, पाटन के सूबेदार जफर खां, जफर खां पर विजय प्राप्ति का, विजय प्राप्ति का वर्णन। श्रीधर के द्वारा लिखा गया रणमल छंद, इसका जो काव्य रूप है वो वीर गीत है, और इसमें क्या है, ईडर के राजा रणमल कि पाटन के सूबेदार जफर खां पर विजय प्राप्ति का वर्णन है। यानी कि बेसिकली ये कह सकते हैं कि किसकी प्रशंसा में लिखा गया है, तो ये ग्रंथ लिखा गया था रणमल की प्रशंसा में। अब दो ग्रंथों को हम एक साथ लिख लेते हैं। तो पहला ग्रंथ है जयचंद प्रकाश, जय, यहां लिखते हैं रचना, रचनाकार और रचना काल। दो ग्रंथ हैं, दोनों ग्रंथों को एक साथ लिखेंगे क्योंकि दोनों ग्रंथों में एक ही राजा का वर्णन है। पहला ग्रंथ है, पहली रचना है जयचंद प्रकाश, जयचंद प्रकाश। और जयचंद प्रकाश के राइटर हैं भट्ट केदार, भट्ट केदार, और लिखी गई ये 12वीं सदी में। ये कब लिखी गई? 12वीं सदी में। दूसरी रचना है जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका। और जय मयंक जस चंद्रिका लिखी मधुकर कवि ने, मधुकर कवि। और ये भी कब लिखी? ये भी लिखी 12वीं सदी में, 12वीं शताब्दी की रचना है ये। अब जो ये दोनों ही ग्रंथ हैं, ये जो ग्रंथ है ये वीर गीत प्रबंध है, वीर गीत प्रबंध। और ये प्रबंध काव्य है। प्रबंध ऊपर वाला भी है लेकिन उसमें वीरता का वर्णन ज्यादा है। जो किसने लिखा? जो कि भट्ट केदार के द्वारा लिखा गया। और दोनों रचनाओं में देखिए, इन दोनों रचनाओं में, इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के राजा या कन्नौज के राजा जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद के शौर्य और पराक्रम का वर्णन। किसका वर्णन है? राजा जयचंद, जो कि कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा थे। उनके शौर्य और पराक्रम का वर्णन कहाँ मिलता है? इन दोनों रचनाओं में मिलता है। दोनों अप्राप्त रचनाएं हैं, दोनों अप्राप्य रचना। और जब ये दोनों अप्राप्य ही हैं तो आखिर हमने इनकी कल्पना क्यों की? तो
एक राइटर हुए सिंघालय दयाल दास। सिंघालय दयाल दास की रचना, सिंघालय दयाल दास की रचना कौन सी है? राठौर, राठौरारी ख्यात। दयाल दास की रचना राठौर, राठौरारी ख्यात में इन रचनाओं का, इन रचनाओं का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। दोनों अनुपलब्ध हैं लेकिन फिर भी इंपोर्टेंट हैं। इंपोर्टेंट बस इसलिए है क्योंकि इनका उल्लेख हमें एक रचना में मिलता है और उस रचना का नाम क्या है? उस रचना का नाम है राठौरी ख्यात। अब इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रंथ रह गए रासो परंपरा के जिनके नाम शायद एग्जामिनर आपसे पूछ ले, तो एक तरफ लिख लीजिए रचना और दूसरी तरफ लिख लीजिए रचनाकार। और ये रचना और रचनाकार कौन से हैं? ये सब आपके रासो परंपरा के ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले लिखिए बुद्धि रासो, बुद्धि रासो। तो जो बुद्धि रासो ग्रंथ है वो जल्लड़ का है। और ये जल्लड़ कौन है? ये जल्लड़ चंद्रवर्दी जी के बेटे हैं। राम रासो, राम रासो। और राम रासो किसकी रचना है? राम रासो है समय सुंदर की। समय सुंदर। और समय सुंदर के बाद हम लिखते हैं कायम खां रासो, कायम खां रासो। और कायम खां रासो कायम खां रासो है न्यामत, न्यामत खां जान कवि, न्यामत खां जान कवि की रचना है। और राणा रासो, जो राणा रासो रचना है वो है दयाल कवि की, दयाल कवि। और इसके अलावा रतन रासो, जो रतन रासो है वो है कुंभकर्ण। और एक रचना और रह गई, कुमारपाल रासो। कुमारपाल रासो रचना है देवप्रभ सूरी। ये कुछ और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ग्रंथ थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इन्हीं ग्रंथों के साथ हमारा जो रासो परंपरा थी यानी रासो साहित्य था वो समाप्त होता है। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। आज हमने सबसे पहले जो क्लास प्रारंभ की वो प्रारंभ की पृथ्वी रासो की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों से, जो कि आपके सामने है। सबसे पहली पंक्ति जल्लड़ पुस्तक जल्लड़ हस्त दे चल गजन रपकार। और दूसरी महत्वपूर्ण पंक्ति महनो कला सस्यभान कला 16 सुबन्य। और इसके अलावा यानी कि 1 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट पंक्ति है वो ये वाली लाइन ज्यादा आती है, खट्ट भाषा पुराणम च कुरानम। और इसके अलावा बजियन घोर निशान राम चौहान चौह दिस। आगे जो हमने बात करी वो बात करी महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में। तो वास्तविक महाकवि माना है चंद्रवर्दी जी को मिश्र बंधुओं ने। और पृथ्वी राज रासो को
महाकाव्य परंपरा की उपयुक्त प्रस्तावना कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने, और काव्यात्मक राजनीति का महाकाव्यात्मक त्रासदी का है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। उसके बाद हमने बात करी हम्बीर रासों की, हालांकि ये कोई ग्रंथ है ही नहीं, लेकिन शुक्ल जी की कल्पना पर आधारित है। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो हम नोट कर चुके हैं, हालांकि बहुत कुछ हम अपभ्रंश साहित्य में पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने विजयपाल रासो के बारे में बात की, जो कि नरहर सिंह भाट की रचना है, और रडमल छंद जो कि श्रीधर की रचना है, और इसमें ईडर के राजा रडमल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर विजय का वर्णन है। और इसके बाद हमने बात करी जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक चंद्रिका, दोनों की दोनों रचनाएं अनुपलब्ध हैं, लेकिन इनकी वर्णन मिलता है राडोरादि रिख्यात रचना में, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती हैं। और बाद में हमने बात कुछ ऐसे ग्रंथों की जो रासो परंपरा के ग्रंथ है, लेकिन हालांकि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें नाम और रचनाकार तो पता होने ही चाहिए। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।